Students, I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science. I welcome you all in part 2 of lesson What is Democracy and Why Democracy. Dear students, in this video we will understand some important concepts of the lesson What is Democracy, Why Democracy. Dear students, in part first we discussed many concepts. We should recap those concepts so that we can understand next concepts in better way. We discussed on from where the word democracy is derived. The word democracy is derived from Greek word demos and kratos, power, people, power. After that we discussed on meaning of democracy. तो हमने डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पे डिस्कस किया था. तो डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people. After that we discussed on features of democracy. हमने डेमोक्रेसी की विशेषताओं पे डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं. तो in democracy the final decision making power must rest with those who elected by the people. Second, a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Third, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Next feature, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights. तो इस प्रकार से हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से मेजर डिसीजंस इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा लिए जाते हैं. डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं सभी के पास राइट टू वोट होना चाहिए और सभी के वोट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, वन वोट एंड वन वैल्यू. इसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका शासन संविधान के नियमों के तहत होना चाहिए, संविधान से बाहर नहीं होना चाहिए. तो ये सभी फीचर्स को हमने डिस्कस किया था. इसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. क्यों हम डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं, डेमोक्रेसी क्यों बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, दूसरे जितने भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे सबसे बेहतर क्यों है. हमने उन सभी आर्गूमेंट्स पे डिस्कस किया था. वो कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं? पहला आर्गूमेंट था अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेहतर है, क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है. दूसरा जो आर्गूमेंट था, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी में जो निर्णय लिया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसमें क्वालिटी होती है. डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं. डिसीजंस को लेने से पहले डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं. इसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं जिसके कारण से निर्णय में एक गुणवत्ता होती है. तीसरा हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ऐसे प्लेसेस पे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होना इनएविटेबल है. तो ऐसे में डेमोक्रेसी उन मेथड्स को प्रोवाइड करता है जिससे इन डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से उसके साथ डील किया जा सके, उसको शांत किया जा सके और जिसके कारण से सभी लोग एक साथ प्रॉस्पेरिटी में, हैप्पीनेस में रह सकें. इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर एंड लूज़र. डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर और लूज़र नहीं होता है, सभी को इक्वल चांसेस मिलते हैं पावर में आने के लिए, रूल में आने के लिए. और जो पावर में है, रूल में है, यदि वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरते हैं तो उनके हारने का भी चांस होता है, उनके लूज़ होने का भी चांस होता है. डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म से बेहतर है क्योंकि डेमोक्रेसी में गलतियां होती हैं या मिस्टेक्स होते हैं तो उनको करेक्ट किया जा सकता है. क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजंस जो हैं वो लेने से पहले डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं. यदि फिर भी गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को फिर से डिस्कशन के माध्यम से, कंसल्टेशन के माध्यम से करेक्ट किया जा सकता है. इसके लिए चांसेस होते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में गलतियों को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता. मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन इन डेमोक्रेसी फॉर लॉन्ग टाइम. तो नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी.
जो लास्ट आर्गूमेंट था हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी पे, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी है, राजनीतिक समानता होती है डेमोक्रेसी में, सभी को राइट टू वोट होता है, सभी के पास वोट का अधिकार होता है, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, सभी के पास राइट टू वोट होता है और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है, वन वोट एंड वन वैल्यू। इस प्रकार से सभी का इम्पोर्टेंस इक्वली है डेमोक्रेसी में, और ये सिटीजन्स के डिग्निटी को बढ़ाता है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 का, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। वाई डू वी नॉट लाइक डेमोक्रेसी? हम डेमोक्रेसी को लाइक क्यों नहीं करते हैं? तो इसके अगेंस्ट में कुछ आर्गूमेंट्स हैं, इसके विपक्ष में कुछ तर्क हैं कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर नहीं है। तो पहला है जो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ट्रू, सत्य है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन होने के बाद जो करंट गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। यदि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है, उनके रिक्वायरमेंट्स का ध्यान नहीं रख रही है, तो लोग उस गवर्नमेंट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और दूसरी गवर्नमेंट को लाते हैं, दूसरे लीडर्स को वो इलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिया है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने जो प्लान स्टार्ट किया है, जो प्रोग्राम्स उन्होंने फ्रेम किए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाए हैं, तो उनके चेंज होने का भी पॉसिबिलिटी रहता है कि वो चेंज हो सकते हैं। वो सभी करंट जो प्रोग्राम्स हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने चलाया वो चेंज हो सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक इनस्टेबिलिटी आती है। जब नई गवर्नमेंट आती है वो अपने तरीके से काम करने का प्रयास करती है और प्रीवियस गवर्नमेंट के काम को, वो उनके लिए गए डिसीजंस को, उनके द्वारा स्टार्ट किए गए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको चेंज करने का प्रयास करती है, जिसके कारण से देश में एक इनस्टेबिलिटी आती है। वैसे भी जब फॉर एग्जांपल जैसे आपके टीचर्स जब चेंज होते हैं, कोई टीचर आपका ट्रांसफ़र होता है, जो नया टीचर आता है, तो आपको उसको समझने में थोड़ा से प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस प्रकार से एक इनस्टेबिलिटी आपके क्लासरूम में आती है। द सेम वे जब लीडर्स चेंज होते हैं तो देश में भी एक इनस्टेबिलिटी आती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। यस, ये डेमोक्रेसी में देखा जाए तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल कंपटीशन बन चुका है, एक पावर प्ले बन चुका है कि लोग इलेक्शन को जीतने का प्रयास करते हैं। लीडर्स ट्राई टू विन इलेक्शन एट एनी कॉस्ट। वो किसी भी तरीके से इलेक्शन को जीतने का प्रयास करते हैं, वो किसी भी कॉस्ट पे। तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं होते हैं, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी होते हैं। जैसे इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, थ्रेटनिंग, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हमको सुनाई पड़ते हैं, जिससे लगता है कि डेमोक्रेसी एक तरीके से एक पॉलिटिकल कंपटीशन बन चुका है कि इलेक्शन को जीतना ही जीतना है, किसी भी कॉस्ट पे पावर में आना ही आना है। और वहाँ पे मॉरलिटी के लिए कोई जगह नहीं होती, नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई ह्यूमैनिटी की जगह नहीं होती है। लोग इलेक्शन जीतना ही चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं। जो इलेक्शन के दौरान आपने सुना होगा कि जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से लगता है कि एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक पावर प्ले है, यहाँ पे मॉरलिटी के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड, डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिनको हम चुन रहे हैं, वो हमारे बारे में नहीं जानते। दे डू नॉट नो अबाउट अस। हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, दे डोंट नो। वो हमारे बारे में जानते ही नहीं हैं। हमारी क्या नीड्स हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दे डोंट नो। उनको मालूम ही नहीं है, जिसके कारण से वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमारे नीड्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल भी अगेंस्ट होते हैं, वो बिल्कुल भी उसके विपरीत होते हैं। तो ऐसे डिसीजंस क्या होते हैं, बैड डिसीजंस होते हैं। हमको अच्छा एजुकेशन चाहिए,
एजुकेशन की जगह वो कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें किसी प्लेस पे इंडस्ट्री चाहिए कहीं, तो वो कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बैड डिसीजंस आते हैं जिसके कारण से हम सोचते हैं डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड। ठीक, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी एक तरीके से कंपटीशन बन चुका है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन बन चुका है, और जो हमारे लीडर्स हैं वो इलेक्शन को किसी भी कॉस्ट पे जीतना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाकर वो इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में जब इलेक्शंस होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि वो उस पैसे की भरपाई करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो ऐसे कामों को करते हैं जिससे करप्शन को ये लीड करता है, जिससे करप्शन वहाँ पे होता है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी करप्शन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। डेमोक्रेसी में लोग ही नहीं जानते हैं कि उनके लिए सबसे बेहतर क्या है। आज जब कास्ट के नाम पे वोट मांगा जाता है, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाता है, डिवीज़न किया जाता है सोसाइटी का कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, तो लोग उसी बेसिस पे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। अपनी कास्ट का लीडर है तो हम उसको वोट करेंगे। हम ये नहीं जानते कि हु इज़ गुड फॉर अस, हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो, उसकी इमेज कैसे भी हो, वो करप्ट है, नॉन करप्ट है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं होता। केवल हम देखते हैं कि हमारी कास्ट का है, हमारे रिलीजन का है, ठीक, हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, हम इस पे केवल ध्यान देते हैं, जिसके कारण से हम ऐसे लीडर्स को इलेक्ट कर लेते हैं जिससे आपने देखा कि बैड डिसीजंस होते हैं, करप्शन को जन्म दिया जाता है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। इस कारण से लोग ही नहीं जानते, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, साधारण लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। यदि वो उनको पता हो कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, तो ऐसे में वो अच्छे लीडर्स को चुनेंगे, गुड लीडर्स को वो इलेक्ट करेंगे, जिससे जो पॉलिटिक्स होगी वो भी अच्छी होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होता है। कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इलेक्शंस होते हैं, जिसके कारण से ऐसे लीडर्स इलेक्ट होते हैं जो लोगों के लिए बेहतर काम नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें लगता है डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड। तो ये सभी जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं, इनसे ये हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इससे केवल हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, केवल इन्हीं आर्गूमेंट से हम डेमोक्रेसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा, डेमोक्रेसी की कौन सी विशेषताएं होती हैं, आर्गूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है। तो हमें उसे ही प्रेफर करना चाहिए, हमें नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है कि आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं, लेकिन इन बातों को आपको जानना है। अब यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में एक डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है क्योंकि यह अकाउंटेबल होती है। यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो लोगों के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। जो हमारे शासक हैं जिनको हम चुनते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलर्स लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि रूलर्स नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर्स लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इस कारण से उनको लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर्स अकाउंटेबल होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर्स अकाउंटेबल नहीं होते हैं। दूसरा, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल elect their rulers and have right in decision making.
in non-democratic government people do not elect their rulers, have no right in decision making. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा. पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग. लोगों के पास अधिकार होता है कि वो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लें. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. लोग डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं. दे हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको कोई भी अधिकार नहीं होता है. थर्ड, द पार्लियामेंट इज अ सेपरेट बॉडी एंड हैज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी. The parliament cannot pass a law about the army without consent of chief of army. अब यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट एक सेपरेट बॉडी होती है और पार्लियामेंट में आर्मी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. आर्मी डू नॉट इंटरफेयर इन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़. पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती सेना. जैसे हमारे देश में इंडिया में सेना का इंटरफेरेंस, सेना का हस्तक्षेप पार्लियामेंट में नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट सेना के लिए कोई कानून बना सकती है. पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर आर्मी, बट इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ विदाउट कंसेंट ऑफ आर्मी. पार्लियामेंट बिना आर्मी के कंसेंट के कोई भी कानून पास नहीं कर सकती है. उसे चीफ ऑफ आर्मी का कंसेंट लेना पड़ता है, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है. कंसेंट मीन स्वीकृति. तो इस प्रकार से पार्लियामेंट, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट को फ्रीडम नहीं होता है कि वो आर्मी के लिए कोई रूल बनाए या आर्मी से बिना पूछे वो कोई भी कानून बनाए. जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट कैन पास लॉ विदाउट आस्किंग आर्मी. बिना आर्मी से पूछे ही वो लॉ बना सकती है. नेक्स्ट, एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू contest election for any post irrespective of his her caste, religion, socio-economic and educational background, which means the right of vote is available to all citizens. डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी नागरिक है, जो भी सिटीजन है, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है. उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है. जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी है वहाँ पे सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव नो राइट टू वोट. वहाँ पे लोगों के पास राइट टू वोट नहीं होता है. सिटीजन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन. लोग वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. So in this way we can say that democracy is better than non-democratic. Democracy is based on consultation, and in democratic government people enjoy their rights of discussion. Non-democratic government is based on dictatorship. The ruler does what he wishes. Democracy में डिसीजन लेने से पहले कंसल्टेशन किया जाता है. लोगों से पूछा जाता है कि ये डिसीजन राइट है या रॉन्ग है. तो लोगों के पास राइट टू डिस्कशन होता है. लोगों की राय ली जाती है, लोगों के आइडियाज़ लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में. जबकि नॉन डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं है. लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कि कोई डिसीजन अच्छा है या बुरा है, राइट करेक्ट है या रॉन्ग है. तो रूलर जो चाहता है वही करता है. इट डिपेंड्स ऑन रूलर व्हाट ही विश. तो ये रूलर पे डिपेंड करता है वो क्या चाहता है. जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है. डेमोक्रेसी में कोई भी डिस्कशन, कोई भी कंसल्टेशन होता है तो उसमें लोगों को शामिल किया जाता है. पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्कशन, इन कंसल्टेशंस, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट इन्वॉल्व पीपल इन डिस्कशन, इन कंसल्टेशन एंड इन decision making process. There are free and fair elections. Elections offer a choice and fair opportunity to people to change the current ruler. In
नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शंस आर आइदर नॉट हेल्ड, इफ हेल्ड दे आर नॉट फेयर एनफ रादर दैन दे इम्पोजिंग। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की जाए, डेमोक्रेसी की बात की जाए, तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोगों के पास चांस होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो करंट रूलर को, जो वर्तमान में शासक है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको चेंज कर सकें। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक में आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है कि आप अपने करंट रूलर को चेंज कर सकें, और वहाँ पे इलेक्शंस भी हेल्ड नहीं किए जाते हैं। यदि इलेक्शंस होते भी हैं तो लोगों को पूरा चांस नहीं मिलता है, फेयर चांस नहीं मिलता है कि वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकें और इलेक्शन को जीत सकें। इस प्रकार से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड, इफ हेल्ड पीपल डू नॉट गेट अ फेयर चांस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन इलेक्शन। Democratic, there is a freedom of expression and people enjoy their fundamental rights like India. Non-democratic, there is no freedom of expression and people do not enjoy their fundamental rights. Example Saudi Arabia, Zimbabwe. यदि हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास फ्रीडम होता है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें और अपने फंडामेंटल राइट्स को, जो उनके पास मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको एंजॉय कर सकें। भारत में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स इंडिया में हैं, लोगों को मिले हुए हैं, लोग उनका प्रयोग करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नो फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन के लिए कोई फ्रीडम नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेटिक में लोग अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड व्यूज़ एंड दे डू नॉट एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल्स आर नॉट गिवन फंडामेंटल राइट। लोगों को कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। पीपल आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, नो राइट टू इक्वलिटी, नो रिलीजियस फ्रीडम। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी तरीके का राइट, किसी भी तरह का अधिकार नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को नहीं मिला होता है, और जिसके कारण से लोगों की परेशानियां वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, जैसे सऊदी अरबिया, जिम्बाब्वे। इस प्रकार से हमने देखा नॉन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑल दीज डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, यू मस्ट लर्न ऑल दीज। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। डेमोक्रेसी के 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, हम इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ पॉलिटिकल सेटअप वेयर पीपल देमसेल्फ मेक्स लॉ एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद ही कानून बनाते हैं, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है उनका। पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर मेकिंग लॉ। तो यहाँ पे लोग ही कानून बनाते हैं और यहाँ पे लोगों के द्वारा ही पार्लियामेंट रन किया जाता है, और पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट के फॉर्म में होती है। यहाँ पे कोई सेपरेट गवर्नमेंट नहीं होती है कि कोई सेपरेट गवर्नमेंट हो, लोगों की ही सरकार होती है, लेकिन लोग खुद चलाते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं, ये डायरेक्टली रूल करते हैं लोग। यहाँ पे डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन। यहाँ पे कोई भी डिसीजन जो होता है लोगों के बीच में जनमत कराया जाता है, जिसको रेफरेंडम कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की राय होती है, जहाँ पे मेजोरिटी होती है लोगों की, वही ओपिनियन, उसी बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। जब मेजोरिटी ओपिनियन है कहीं पे, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मैटर पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जिस पे आती है उसी पे डिसीजन लिया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर जोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज विद लेस पॉपुलेशन, और ये वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम हो और वो देश बहुत ही छोटा हो। बड़े देश में या जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधता जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ ओनली पॉसिबल इन स्मॉल कंट्रीज विद लेस पॉपुलेशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे देश जोग्राफिकली बहुत छोटा हो, उसका एरिया बहुत ही कम हो और वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन हो, वहीं पे ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग ही शासन करते हैं, वहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं,
वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं करवाया जाता, लोग ही अपने देश के लिए कानून बनाते हैं, वही रूल करते हैं, और कोई भी जो डिसीज़न लिया जाता है, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है, वो मेजोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। किस पक्ष पे लोगों की राय सबसे ज़्यादा है, उसी आधार पे कोई निर्णय ले लिया जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी का मॉडर्न फॉर्म है यदि हम कहें, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही आजकल सबसे ज़्यादा अधिकतर देशों में है। ये मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर एंजॉइंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इन मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ज़्यादातर देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, लोग खुद शासन नहीं करते हैं। पीपल डू नॉट रूल देमसेल्फ, दे elect their representative and their representative rule on the behalf of people। और ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों की तरफ से रूल करते हैं, कानून बनाते हैं, दे मेक लॉ। तो यहाँ पे देखिए, इट इज सिस्टम इन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड दे एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की तरफ से एक्ट करते हैं, काम करते हैं। दे आर सो सेंसिटिव टू कैटर द नीड्स एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस को, उनकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, और जो लोगों की ओपिनियन होती है किसी मुद्दे पे, उसको लोगों की तरफ से वो रखते हैं। किसी मुद्दे पे, किसी मैटर पे लोगों का ओपिनियन क्या है, लोगों की राय क्या है, वो उनकी राय को लोगों की तरफ से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में जाना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे लोग खुद शासन करते हैं, वो खुद कानून बनाते हैं, और वहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाता है वो मेजोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद शासन नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये लोगों की तरफ से रूल करते हैं, शासन करते हैं। जैसे भारत में हम इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो किसी न किसी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो उनको चुन लिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है? On this chapter we understood the meaning of democracy in limited and descriptive sense. We have understood democracy is the form of government. हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या है, is a form of government है। The most common form that democracy takes in our times is that representative democracy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी हम आज के समय में, वर्तमान समय में जो फॉलो किया जा रहा है, तो वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इलेक्शंस होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी तरफ से एक्ट करते हैं, वो काम करते हैं। इन डेमोक्रेसी वी कॉल इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on the behalf of all people. मेजोरिटी को अलाउ किया जाता है कि वो लोगों की तरफ से क्या करें, डिसीजंस लें। इवन मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। हालांकि जो मेजोरिटी होती है ये डायरेक्टली लोगों पे शासन नहीं करती है। यहाँ पे इसके द मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जैसा आपने पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पार्लियामेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजोरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं। जिस मुद्दे पे लोगों की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स की राय होती है, वो जिसके पक्ष में होते हैं उसी पे डिसीजन लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। इवन मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। और ये जो मेजोरिटी होती है ये डायरेक्टली रूल नहीं करती है, बल्कि इनडायरेक्टली रूल करती है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। तो मेजोरिटी का यहाँ पे अर्थ है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी मुद्दे पे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स
जिस मुद्दे पे, जिस मैटर पे एग्री हैं, जिस डिसीजन पे एग्री हैं, तो जाहिर सी बात है वो सभी रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजोरिटी है किसी डिसीजन पे, तो मतलब वो मेजोरिटी लोगों की है। लेकिन लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंट्री में रूल नहीं करते हैं, बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों पे रूल करते हैं। तो इस मुद्दे को आपको समझना होगा। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे ऊपर रूल करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं, जब बल्कि लोग नहीं करते। लोगों का शासन रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से होता है। यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की विशेषता है। इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वाई, इसको समझना है हमें। A modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. डेमोक्रेसी में लोग रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से रूल क्यों करते हैं? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों चुनते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का एक क्वेश्चन क्यों है कि क्यों चुने हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में यदि बड़ा देश है तो जाहिर सी बात है, इंडिया जैसा एक लार्ज कंट्री जहाँ पे लगभग 130 मिलियन पॉपुलेशन है, वहाँ पे 130 मिलियन लोग एक साथ नहीं बैठ सकते और 130 करोड़ लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि 130 करोड़ लोगों की जो राय होगी, जो उनके आइडियाज़ होंगे, जो उनके व्यूज़ होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो एक साथ बैठना पॉसिबल नहीं है कि बैठकर और एक साथ किसी मुद्दे पे बहस करके वो निर्णय ले सकें। इस कारण से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमारी तरफ से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कोई निर्णय लिया है, मतलब हमने निर्णय लिया है, लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि लोगों ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है मेजोरिटी बेसिस पे। तो यदि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई डिसीजन ले रहा है, मतलब कि हम डिसीजन ले रहे हैं और हम एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। यदि इतने सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, किसी मुद्दे पे निर्णय नहीं ले पाएंगे वो। इस कारण से रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम एंड डिजायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। यदि ऐसा हो भी जाए कि इतने सारे लोग एक साथ बैठ भी जाएं, तो सभी लोगों के पास स्किल नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी मुद्दे पे वो बहस करें, किसी मुद्दे पे वो किसी मैटर पे डिसीज़न लें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये बेस्ट है, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम देश को रन करने का प्रयास करते हैं। देश में कोई निर्णय होता है, कोई डिसीज़न लिया जाता है, कोई कानून बनता है, वो कानून, वो निर्णय हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। यदि एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी की बात करें तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। यदि हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात करें देश में, तो वो ट्रू डेमोक्रेसी तभी होगा जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी खुश रहें। इन अ डेमोक्रेसी इवन सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। For this, you don't need just an equal right to vote. Even citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment. यदि हम डेमोक्रेसी में चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक सक्षम हो कि वो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले, कि हर नागरिक निर्णय ले, जो भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करे, तो केवल राइट टू वोट से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हर सिटीजन के पास, हर नागरिक के पास जानकारी होनी चाहिए, उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास संसाधन होने चाहिए और इसके लिए बहुत सारी कमिटमेंट्स होनी चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसको ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से जो एम्स ऑफ डेमोक्रेसी है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी लोग खुश रहें, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, सोशल इक्वलिटी हो और सभी लोग निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करें
तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, इक्वल रिसोर्सेस हो और लॉट ऑफ कमिटमेंट हो। तो इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में देखा कि एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी लर्न आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, comparison between direct and indirect government, direct and indirect democracy, we डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस देखा। इसके बाद हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में सीखा, और फिर हमने जो ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी की इसके बारे में देखा। तो आई होप दैट आपको ये पसंद आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क। थैंक यू।